एक सवाल है, क्या कोई मान सकता है कि कचरा उठाना या झाड़ू पोछा लगाने जैसे काम से कोई 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर सकता है? हम्म, या फिर ये कि जिस शार्क टैंक को देखकर पूरा देश बिजनेस के सपने देख रहा है, हम्म। उसमें टीवी पर जो डील्स होती हैं, उनमें से 10 में से सिर्फ 3 ही असलियत में पूरी होती हैं। ये सवाल सुनने में तो थोड़े अजीब लगते हैं, पर आज की हमारी बातचीत इन्हीं की तह तक जाएगी। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बिजनेस करने की जमीनी हकीकत है क्या। बिल्कुल। और इसके लिए हमने बिजनेस कोच और 40 से ज्यादा कंपनियों में पैसा लगा चुके बशीश गाला के विचारों को अपना आधार बनाया है। हाँ, हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये विरोधाभास क्या है। एक तरफ हमें सुनाई देता है कि भारत का गोल्डन पीरियड चल रहा है, दुनिया की नजरें हम पर हैं। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत गहरा है। आप देखिए, दुनिया में हर तरफ तनाव है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे में भारत को गोल्डन पीरियड वाला देश क्यों कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं चाइना +1। अच्छा, चाइना +1 मतलब दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अब तक सिर्फ चीन पर निर्भर थीं, हाँ, अब वो एक और ठिकाना ढूंढ रही हैं। वो नहीं चाहती कि उनके सारे अंडे एक ही टोकरी में हों। बिल्कुल सही पकड़ा। दशकों तक चीन दुनिया की फैक्ट्री बना रहा, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से और सप्लाई चेन के खतरों को देखते हुए हाँ, हर देश, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वो एक दूसरा मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब चाहता है। और वो हब एक तरह से भारत बन रहा है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण तो हम सब अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। आईफोन। हाँ, आज दुनिया में बिकने वाला हर छठा आईफोन भारत में बन रहा है और कहते हैं कि कुछ ही सालों में ये आंकड़ा हर 3 में से 1 होने वाला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम्म, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम्म, देश के लिए, मतलब मैक्रो लेवल पर, ये यकीनन सुनहरा दौर है। बड़ी कंपनियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं। पर एक आम इंसान के लिए, एक छोटे कारोबारी के लिए, उसके लिए क्या? उसके लिए अपना बिजनेस खड़ा करके उसे मुनाफे में लाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप वो बड़े और बड़े होंगे, छोटे खत्म हो जाएंगे वाली बात कह रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। बड़े प्लेयर्स जिनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, वो बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। हम्म, और आंकड़े तो डराने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? एक अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारत के 75% फैमिली बिजनेस बंद हो जाएंगे। 75%, हर 4 में से 3। ये तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिर्फ वो ही नहीं, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले 40% छोटे बिजनेस पर भी ताला लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये फैमिली बिजनेस जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो अचानक क्यों बिखर रहे हैं? मुझे लगता है इसका एक कारण तो पीढ़ियों के बीच का टकराव है। जनरेशन गैप। ये सबसे बड़ी वजह है। पहली पीढ़ी जिन्होंने बिजनेस खड़ा किया, उनका काम करने का तरीका था सुबह 9 बजे दुकान का शटर उठाना है, गल्ले पर खुद बैठना है, हर ग्राहक से खुद डील करना है। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन उसी दुकान के इर्द गिर्द घूमता था। और नई पीढ़ी जो अच्छे कॉलेजों से पढ़कर आई है, वो इस तरह काम नहीं करना चाहती। वो सिस्टम बनाना चाहती है, टीम रखना चाहती है। वो 12 बजे ऑफिस आकर शाम 7 बजे निकल जाना चाहती है, वीकेंड पर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। हाँ, और वो डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करना चाहती है, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहती है। और यहीं टकराव शुरू होता है। दूसरा बड़ा कारण है शिक्षा और बदलती उम्मीदें। अच्छा। पुरानी पीढ़ी ने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चे को पढ़ाने में लगा दी। अब जब वो बच्चा MBA करके आता है तो उसे लगता है कि उसकी काबिलियत उस पारंपरिक दुकान में बर्बाद हो रही है। हाँ, वो सोचता है पापा पुराने ख्यालात के हैं, मैं मॉडर्न हूँ। उसे अपना पिता का काम छोटा लगने लगता है। और फिर उसे लगता है कि वो कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है या कुछ कूल कर सकता है। बिल्कुल। और तीसरा जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला कारण है, वो है कंट्रोल की लड़ाई। पैसों का कंट्रोल। पैसों का और फैसलों का। पुरानी पीढ़ी ये छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, तुम नए आइडिया लाओ, लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा, चेक पर साइन मेरे होंगे। और जब नई पीढ़ी को सालों तक कोई असली अधिकार ही नहीं मिलता, तो उनका जोश ठंडा पड़ जाता है, वो निराश हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। यूरोप में 80% बिजनेस मालिक अपनी कंपनियां बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि फैमिली बिजनेस चलाना एक तरह का जाल है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर विरासत में मिला बिजनेस नहीं, तो क्या स्क्रैच से कुछ नया खड़ा करना ही ऑप्शन है? और अगर हाँ, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? हर कोई अपना $1 मिलियन आइडिया लेकर घूम रहा है। सही बात है। और यहीं पर हमें सबसे बड़े मिथक को तोड़ना होगा।
वशीष गाला बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, आइडिया की कोई कीमत नहीं है, आइडिया रद्दी के भाव में बिकते हैं। आइडिया की कोई कीमत नहीं है। असली खेल आइडिया का नहीं, उसे लागू करने का है, यानी एग्जीक्यूशन का। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। हर कोई एक टॉक शो शुरू करने का सोच सकता है, लेकिन उसे इस लेवल तक लाने में जो मेहनत लगती है। हाँ, बिल्कुल, असली कीमत उस मेहनत की है। तो फिर सफलता का फॉर्मूला क्या है अगर आइडिया नहीं है तो? एक सीधा साधा फॉर्मूला है, आपका हुनर यानी स्किल प्लस आपका जुनून यानी पैशन प्लस बाजार में मौजूद कमी यानी मार्केट गैप। स्किल, पैशन और मार्केट गैप। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब एक सफल बिजनेस की नींव पड़ती है। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। 2 बेहतरीन उदाहरण हैं। पहला, बीवीजी इंडिया का। एक साधारण व्यक्ति हनुमंत गायकवाड़ रेलवे स्टेशन पर गंदगी देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने शिकायत की तो रेलवे अधिकारी ने ताना मारते हुए कहा, इतनी दिक्कतें तो खुद ही साफ कर ले। और उन्होंने इस ताने को दिल पर ले लिया। उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्हें लगा कि सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे कोई ठीक से नहीं कर रहा। उन्होंने एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कंपनी बनाई। अच्छा। अपने स्टाफ को वर्दी दी, अच्छी ट्रेनिंग दी और देखते ही देखते उन्हें मल्टीप्लेक्स और ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। और आज वही कंपनी कहाँ है? आज वही कंपनी राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास और संसद भवन की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट संभालती है। कमाल है। एक छोटी सी शिकायत से शुरू हुआ बिजनेस आज 80 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर रहा है। मतलब आइडिया सफाई जैसा साधारण था, लेकिन एग्जीक्यूशन असाधारण था। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण और भी जबरदस्त है। बालाजी वेफर्स के चंदू भाई विरानी। अच्छा, बालाजी वेफर्स। वो एक सिनेमा हॉल में महीने के 90 रुपए पर झाड़ू, पोंछा और गेट कीपिंग का काम करते थे। 90 रुपए महीना? हाँ, थिएटर के कैंटीन में काम करते हुए उन्होंने एक चीज नोटिस की। जो चिप्स कैंटीन में बिकते थे, उनकी क्वालिटी कभी एक जैसी नहीं होती थी। कभी तेल ज्यादा, कभी मसाला कम। बिल्कुल, कभी चिप्स जले हुए। उन्हें एक मार्केट गैप दिखा। बाजार में कोई भी भरोसेमंद क्वालिटी के चिप्स नहीं बना रहा था। अरे ये तो हम सबने महसूस किया है, किसी दिन पैकेट में हवा ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। और चंदू भाई ने इसी छोटी सी परेशानी में 5500 करोड़ का मौका देख लिया। क्या बात है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर घर पर आलू के चिप्स बनाना शुरू किया। क्वालिटी हमेशा एक जैसी रखी और आज बालाजी वेफर्स का टर्नओवर 5500 करोड़ रुपए है। 90 रुपए की नौकरी से 5,500 करोड़ की कंपनी तक। इन दोनों कहानियों से एक बात तो साफ है, दुनिया बदलने वाले बिजनेस किसी क्रांतिकारी आइडिया से नहीं, बल्कि एक गहरी फ्रस्ट्रेशन से शुरू होते हैं। जब कोई कहता है ये चीज टूटी हुई है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल यही सार है। जुनून आइडिया के लिए नहीं, समस्या को सुलझाने के लिए होता है। ठीक है, तो पुरानी दुकानें बंद हो रही हैं, नए आइडियाज का ये हाल है, तो क्या सब कुछ निराशाजनक है या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आज भी असली मौका है? नहीं, मौके बहुत हैं, बस देखने की नजर चाहिए। कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो अगले 5-10 सालों में रॉकेट की तरह उड़ने वाले हैं। जैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंस, डिफेंस और वेलनेस इंडस्ट्री। और एक दिलचस्प बात है कि एस्ट्रोवास्तु जैसे आध्यात्मिक बिजनेस भी वो भी बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है और जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी आध्यात्मिक खोज भी बढ़ रही है। लेकिन इन सब में तो पैसा लगता है। सबसे दिलचस्प तो वो 2 जीरो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। मतलब ऐसे काम जिन्हें सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट से शुरू करके 3 साल में करोड़पति बना जा सकता है। क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, ये सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन ये मुमकिन है। कैसे? पहला मॉडल है एजुकेशन और इन्फ्लुएंसिंग। अगर आपको किसी भी चीज का गहरा ज्ञान है तो आप उसे सिखा सकते हैं। अच्छा। जैसे एक 16 साल का लड़का है जो सिर्फ पौधों के बारे में वीडियो बनाता है, घर में कौन सा पौधा लगाएं, उसकी देखभाल कैसे करें, और वो सिर्फ YouTube से महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब अपने ज्ञान को प्रोडक्ट बनाना। और दूसरा मॉडल? दूसरा है सेल्स। हमारे देश में सेल्स को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। सही बात है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन धंधा है। इसमें आपकी लागत शून्य है। आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर कमीशन कमाते हैं। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग या रियल एस्टेट एजेंट। बिल्कुल, या इंश्योरेंस बेचना। इनमें आपकी जेब से कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपकी मेहनत और आपका समय लगता है। जो इंसान बेचना सीख गया वो कभी भूखा नहीं मर सकता। अब बिजनेस की बात हो रही है तो पैसे की बात तो होगी ही। फंडिंग। हाँ, शार्क टैंक ने इसे घर घर में चर्चा का विषय बना दिया है। पर क्या ये शो हकीकत दिखाता है? जैसा हमने शुरू में ही कहा, ये एक रियलिटी शो है। इसका पहला मकसद एंटरटेनमेंट है।
और एजुकेशन। हाँ, टीवी पर जितनी डील्स पक्की होती दिखती हैं, उनमें से असल में सिर्फ 30% ही बैंक अकाउंट तक पहुंच पाती हैं। सिर्फ 30%? पर ऐसा क्यों? टीवी पर तो हाथ मिला लेते हैं, चेक भी दे देते हैं। टीवी पर जो होता है वो एक सॉफ्ट कमिटमेंट है। असली काम उसके बाद शुरू होता है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। ड्यू डिलिजेंस मतलब निवेशक असल में गाड़ी का हुड उठाकर देखते हैं कि इंजन असली है या नहीं। हाँ बिल्कुल, कंपनी के खाते, कानूनी कागजात सब कुछ चेक करते हैं, और इस जांच पड़ताल में 6 से 12 महीने लग जाते हैं। ओह। अब सोचिए, इस बीच अगर कंपनी का सेल्स डबल हो गया तो फाउंडर क्या कहेगा? वो कहेगा कि अब मेरी कंपनी की कीमत ज्यादा है, मुझे बेहतर डील चाहिए। और यहीं पर बात बिगड़ जाती है, या फिर निवेशक को जांच में कुछ गड़बड़ मिल जाती है। कई कारण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शार्क टैंक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन फंडिंग का एकमात्र रास्ता नहीं है। तो अगर शार्क टैंक नहीं, तो एक नए कारोबारी को असल में पैसा कहाँ से मिल सकता है? सबसे पहला और भरोसेमंद स्रोत है 4Fs, 4Fs यानी फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस और फूल्स। फैंस और फूल्स। हाँ, दूसरा रास्ता है सरकारी योजनाएं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे पीएम मुद्रा स्कीम है, जिसमें बिना किसी गारंटी के 10-20 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक CGTMSE स्कीम है। इसमें सरकार आपके लोन की गारंटी लेती है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए 5 करोड़ तक का लोन लेना बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं। जी, जो इनोवेटिव आइडियाज को 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग देते हैं। और तीसरा रास्ता तो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स का है ही। ठीक है, मान लीजिए कोई इन निवेशकों तक पहुंच भी गया, तो जब एक निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाता है, तो वो देखता क्या है? वो घोड़े पर दाव लगाता है या जॉकी पर? हमेशा जॉकी पर। यानी आइडिया से कहीं ज्यादा जरूरी फाउंडर होता है। लेकिन वो मुख्य रूप से 5 चीजों की पड़ताल करते हैं। पहली क्या है? पहली चीज है मार्केट। क्या आपका बिजनेस भविष्य के बाजार में है? जैसे आप AI पर काम कर रहे हैं, या फिर आप पेट्रोल वाली बाइक बना रहे हैं जिसका भविष्य खत्म हो रहा है। समझ गई, उगते सूरज को सलाम। दूसरा, जैसा आपने कहा, जॉकी यानी फाउंडर खुद। हाँ, उसकी काबिलियत क्या है? क्या उसमें सीखने की लगन है? क्या वो दबाव झेल सकता है? सब कुछ। तीसरा, आपका बिजनेस बाजार की कौन सी बड़ी समस्या को सुलझा रहा है, और क्या लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार हैं? बिल्कुल। चौथी चीज होगी स्केलेबिलिटी, मतलब बिजनेस को कितना बड़ा बनाया जा सकता है। क्या ये सिर्फ एक शहर की दुकान बनकर रह जाएगा, या फिर पूरे देश और दुनिया में फैल सकता है। और पांचवी और आखिरी चीज है डिफेंस। डिफेंस मतलब जैसे कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला। बिल्कुल, या फिर आपके पास कोई पेटेंट हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसे कॉपी करने में कंपटीशन को सालों लग जाए। ये आपके बिजनेस का वो सुरक्षा कवच है जो दूसरों को आपके इलाके में घुसने से रोकता है। तो मतलब आज की पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि बिजनेस में सफलता किसी जादुई आइडिया के इंतजार में नहीं है। बिल्कुल नहीं। सफलता इस बात में है कि आप अपने हुनर और जुनून को बाजार की किसी असली जरूरत से जोड़ें और फिर उसे लागू करने में दिन रात एक कर दें। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो लोग लगातार सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए आज भी जीरो कॉस्ट से लेकर बड़े मौकों तक सब कुछ संभव है। और जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। एक स्टडी बताती है कि लॉटरी जीतने वाले 96% लोग 4 साल के अंदर वापस कंगाल हो जाते हैं। और सिर्फ उनका पैसा ही नहीं, उनके रिश्ते भी तबाह हो जाते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या बिना मेहनत के रातों रात मिला पैसा असल में एक वरदान है या एक अभिशाप? और ये हमें किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया यानी सफर के महत्व के बारे में क्या सिखाता है, बजाय सिर्फ मंजिल पर पहुंच जाने के? शायद असली दौलत वो नहीं जो मिलती है, बल्कि वो है जो आप उस दौलत को कमाने के सफर में बन जाते हैं।